अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई तो मिली, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर आज सारा दिन मीडिया स्क्रीन पर जो है वो छाई रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज इलाही, उनको आज लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अमजद रफीक जो है उन्होंने फैसला दिया और फैसला सुनाते हुए कहा कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन जब उन्हें उनके घर ले जाया जा रहा था तो उसके बाद रास्ते में एक मरतबा फिर से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, जिस पर रद्दअमल देते हुए उनके साहबजादे चौधरी मुनस इलाही का यह कहना था कि उन्हें अगवा किया गया है। अब से कुछ देर पहले यह भी खबर आई कि चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा चुका है। अब चौधरी परवेज इलाही के जो वकला हैं वो तौहीन अदालत और हब्से बेजा की दरखास्त दायर करने का भी जो है वो सोच रहे हैं। इस खबर के हवाले से इस वक्त मामला क्या है, किस तरह से आज उनकी पहले रिहाई हुई और फिर से गिरफ्तारी हुई, हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे मजीद इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। इलियास, क्या ये आज मामला इस कदर पेचीदा क्यों हो गया? या तो रिहाई होती फिर फौरी तौर पर अदालत से ही जो है वो गिरफ्तार हो जाते, लेकिन आज तो उन्हें घर के पास तक जाने दिया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए रहमान, ये कल से ही ना अदालत में 3 मरतबा अदालत की जानिब से कहा गया कि इनको कहा गया, नैब के प्रोसिक्यूटर्स को कहा कि चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश करें। तो इस पर वो बहाने बनाते रहे कि जी के बाज़ दफ़ा कहते कि जी सिक्योरिटी का इशू है, अभी वो जी अभी उनका चल रहा है, अभी रिमांड चल रहा है, जुडिशल रिमांड चल रहा है, तो अभी उनको रहने दें, अभी उनके नैब के ऑफिस में हैं, तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए हमने लिख दिया। जब ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने कहा जी हमने उनके लिए लिख दिया कि हमें बख्तरबंद गाड़ी दी जाए, और इस तरह का चलता रहा। अदालत की जानब से 3 मरतबा कहा, फिर उसके बाद नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि कल सुबह, आज यानी कि सुबह 10 बजे तक पेश कर देंगे, 10:15 बजे तक। लेकिन जब आज भी गए तो लेकिन उन्होंने कहा इसी तरह बहाना क्या था कि नहीं पेश करेंगे, मुश्किलात हैं इसके लिए। तो इस पर जो सूरत हाल है, जब अदालत ने दोबारा कहा कि अगर आप नहीं पेश करेंगे 12 बजे तक तो फिर आपके वारंट इशू करेंगे उनके डीजी नैब लाहौर के। तो इस सूरत हाल पर जो ये था कि उनको फिर पेश करना पड़ा नैब की जानब से। नैब की जानब से वो गाड़ी में लेके आए, आम गाड़ी में और वैगन में लेके आए चौधरी परवेज इलाही को, यानी कि 4 महीने की मुसलसल कैद काटने के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट में जब आए तो उनको लेके जब अंदर गए कोर्ट रूम में, 10 मिनट की हेयरिंग चली उसके केस के, जो किक बैक्स का था। गुजरात में जो केस इन्होंने जो डेवलपमेंट के काम हुए थे, ये किक बैक्स का इशू था, उसमें उस केस के बारे में तो उनको रिहा करने का हुक्म दिया, जिस पर जो जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में जो केस चल रहा था पहले, जिसके बारे में फैसला किया था कि इनके पर कोई जो खुफिया केसेस हैं वो ना इन पर डाले जाएं और इनको सीधा रिहा किया जाए और इनको जाने दिया जाए। तो इस पर जब उनको अदालत ने कहा कि आप चले जाएं, रिहा कर दिया गया, तो उस पर चौधरी जो परवेज इलाही हैं वो शदीद परेशान थे, खदशात थे उनके कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता, मुकम्मल तौर पर रिहा कर दिया और एक तहरीरी ऑर्डर नहीं मिलता, तो वो ऑर्डर के मुताबिक नहीं जाएंगे। क्योंकि रहमान, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब इनके घर पर भी हमला, जब छापा मारा एंटी करप्शन ने, तो जमानत इनकी हुई थी, लेकिन इनके पास तहरीरी हुक्मनामा नहीं था। तो वो हुक्म जो जमानत का हुक्मनामा नहीं था, जिस पर इनको अदालत वो एंटी करप्शन की जानिब से भरपूर तरीके से कोशिश की गई, जब पूरी रात लगे रहे लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो इस सिलसिले में जब ये इलियास, मुझे ये बताइएगा आज ये भी खबर आई कि नैब और पुलिस ही आपस में एक दूसरे से जो है वो गुत्थम गुत्था हो गए। ये क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ? ये जब सूरत हाल थी उस वक्त हुई जब नैब की टीम लेके इनको गई है अदालत में, तो जब रिहा कर दिया तो उसके बाद जब नैब की टीम को कहा गया कि इनको मजीद गिरफ्तार नहीं करेगा आप कोई, तो जब ये हुक्म दिया कि आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो नैब की टीम जब देखा उन्होंने कि हालात अदालत में उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो चुप करके बाहर जब आए, अपनी गाड़ियों में बैठने की कोशिश की, तो पुलिस ने उस वक्त उनको रोक लिया कोर्ट में और उनकी गाड़ी को बाहर जाने नहीं दे रहे थे। उनके बंदों को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर उनके बंदों ने अपनी जानें बचाई और गाड़ी में बैठे और गाड़ी उधर से भगा के निकले। उस पर आप देखेंगे कि पुलिस वाले कुछ बंदे उनके पीछे, उन्होंने कोशिश किया कि उसको रोकें, लेकिन एक
आधा पुलिस वाला उनके पीछे भागा भी है, लेकिन वो गाड़ी लेके हाई कोर्ट से फौरी तौर पर निकल गए हैं, क्योंकि नैब ने उनको कहा कि हमारा आपके साथ अब कोई नहीं है तो हमें जाने दें जी। लेकिन पुलिस ने उनको, जाहिर है पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की नैब वालों को, तो नैब वाले भाग गए। इस पर एंटी करप्शन वाली भी टीमें उधर थी, वो आसपास फिरती रही, देखती रही कि चौधरी परवेज लाई को किस तरह गिरफ्तार करना है। तो चौधरी साहब के वकला ने जब कहा कि इनको कहा दिया जाए, तो आपको पता है कि पुलिस वालों को कहा गया कि इनको घर छोड़ के आए। जब वो घर छोड़ने जा रहे थे तो उस टाइम इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको एफसी कॉलेज के अंडरपास तो रास्ते में जो है वो उनकी और फिर से गिरफ्तारी हुई। आपने देखा होगा, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। पेट्रोल की जो कीमत है उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ है और अभी बिजली की कीमतों पर एहतजाज थमे ही नहीं थे कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में दूसरी मरतबा बड़ा इजाफा किया है। और जो पेट्रोलियम लेवी है, खास तौर पर अब फुल पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी गई है, जो कि 60 रुपए फी लीटर होगी। इसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि एक महंगाई का सैलाब आएगा, क्योंकि जो किराए हैं ट्रांसपोर्ट के वो पहले ही बढ़ चुके हैं। रेलवे भी अपने किराए में इजाफा कर रही है और जब किराए बढ़ेंगे तो फिर जो तमाम अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। साथ ही साथ अभी एक और खबर आ जाई कि एलपीजी की कीमत है उसके अंदर भी इजाफा कर दिया गया। इससे पहले डॉलर जो है, मुल्क की करेंसी के हालात भी अच्छे नहीं, डॉलर ओपन मार्केट में नए रिकॉर्ड बना रहा है और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट के भी हालात अच्छे नहीं, चीनी समेत जो दीगर खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों में भी हो रहा है। बहरहाल पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और फिर बिजली के जो बिल इस मरतबा ज्यादा आए हैं, अब निगरान हुकूमत का यह कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ बात करें। क्या इस मौशी सूरत हाल का और ये जो मौशी चैलेंजेस हैं जिससे अवाम बड़े परेशान हैं, क्या इनका कोई हल इस वक्त नजर आ रहा है? इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। और सबसे पहले प्रोग्राम में इस हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे मोहम्मद सुहेल साहब, माहिर मईशत हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद सुहेल साहब, ये पहले जरा पेट्रोल की कीमत के हवाले से बताइए हमें, क्या ये जो इतना बड़ा इजाफा हुआ है और ये दूसरा बड़ा इजाफा है जो हुकूमत ने किया है, लेवी पूरी आयद कर दी गई है, क्या हुकूमत के पास आपको लगता है इसमें कोई गुंजाइश थी कि वो कोई कमी बेशी कर सकते हैं, या इतना बड़ा इजाफा जो है वो करना हुकूमत की मजबूरी है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच। देखिए, दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी जो इंटरनेशनल कीमतें होती हैं उसी हिसाब से लोकल कीमतें सेट की जाती हैं। दो चीजें होती हैं जो वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री, एक होता है टैक्सेस और दूसरा होता है करेंसी रेट। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स करेंसी इतनी गिर गई है कि अगर तेल की कीमतें बराबर भी रहती हैं तो भी कीमत बढ़ जाती है। दुनिया भर में अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी जानिब पिछले एक साल से जब से IMF का मुआहदा हमने दोबारा फॉलो करना शुरू किया है और इस दफ़ा जो नया 9 महीने का मुआहदा हुआ है उसमें टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं। एक ज़माने में हमारे टैक्सेस PDL जिसको हम कहते हैं वो 30 था, 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ। अभी हुकूमत ने पेट्रोल पे 55 कर दिया है जो IMF को मुआहदे के मुताबिक है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो कोई गवर्नमेंट के पास गुंजाइश नहीं है, सिर्फ दो, और दुनिया भर में जहां जहां इंटरनेशनल मार्केट से लिंक है और होना भी चाहिए वहाँ कीमतें बढ़ गई। लेकिन राइट, लेकिन ये बताइएगा कि आने वाले महीनों में इम्कान देख रहे हैं कि इन कीमतों में कोई कमी हो सकती है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि अगर वर्ल्ड प्राइसेस गिर जाती हैं तो शायद थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अगर वो नहीं गिरती तो मुश्किल है, क्योंकि PDL जो पेट्रोल का है वो तो मजीद 55 से 60 रुपए होना है जो पाकिस्तान ने IMF के साथ एग्री किया हुआ है। और वैसे भी अगर IMF नहीं भी है, ये ऐसा नहीं है कि IMF है, अगर IMF नहीं भी है और हुकूमत ने कीमतें गिरा दी तो वो जो रिलीफ है वो ज्यादा खतरनाक है। शॉर्ट टर्म में तो वो रिलीफ है, मगर लॉन्ग रन में अगर वो हमने टैक्सेस गिरा दिए, IMF अगर नहीं भी है तो वो टैक्सेस किसी को तो देने हैं, और अगर किसी ने नहीं दिए तो फिर हुकूमत बोरो करती है, फिर हुकूमत प्रिंट मनी करती है जो और खतरनाक होती है। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि बिजली के या गैस के या पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, और हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा, हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा,
ताकि हम इस महंगाई में अपनी एनर्जी कॉस्ट को बढ़ा सकें। राइट। अब सोहेल साहब, इसमें आपको लगता है मैनेजमेंट से हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि बिजली के बिलों के बाद भी ये बहस जो है वो चल रही है कि लाइन लॉसेस कम किए जाएं, कोई जो तरीकाकार है जो तकसीम का उसको बेहतर किया जाए। तो आपको लगता है कि कुछ शॉर्ट टर्म ऐसे इक़दाम इस मामलात की मैनेजमेंट के हवाले से लिए जा सकते हैं जिनसे कोई बेहतरी की या रिलीफ की उम्मीद रखी जा सकती है? लेकिन जहाँ तक पेट्रोल डीजल है वहां तो कोई इस तरह की मिसमैनेजमेंट या इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा नहीं है। जहाँ तक बिजली के रेट है वहाँ बिल्कुल जो चोरी है या जो रिकवरी नहीं हो रही वो एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह मैंने कहा कि चूंकि मुल्क में इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो जितनी बिजली हम कम इस्तेमाल करते हैं उतना खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन खत्म हो जाए और बिजली की खपत बढ़ जाए तो भी कीमतें कम हो सकती हैं। तो ये जो जो रिकवरी और जो चोरी का मसला है वो शॉर्ट टर्म में तो बड़ा मुश्किल लगता है, खास तौर से जो केयर टेकर हुकूमत है उनका तो दौरानिया भी कम है, उनके पास अथॉरिटी भी कम है। तो मेरे ख्याल में अगली हुकूमत को जो है ये बिजली या एनर्जी के शोबे पे बहुत ही स्ट्रिक्टली फोकस करना पड़ेगा और बहुत ही सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे, जिसमें लोड शेडिंग भी हो सकती है, जिसमें डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी हो सकती है और जिसमें जो टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त इक़दाम भी हो सकते हैं और जिसमें जो पैसे नहीं दे रहा बिजली के उसकी बिजली को काटने का भी इक़दाम हो सकते हैं। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो हो सकते हैं, मगर अगले 2-4 महीनों में मुश्किल है कि इस पे कुछ बहुत बड़ा काम हो सके। ठीक है। और आपको लगता है ये जो डॉलर वाला मामला है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, ये क्या सिर्फ मार्केट डायनेमिक्स ही हैं या इसकी वजह कोई आपको और भी नजर आती है कि हमारी करेंसी की जो कदर है वो मुस्तहकम नहीं हो पा रही बल्कि उसमें तो कमी होती जा रही है? लेकिन जो क्राइसिस पाकिस्तान में है वो है ही करेंसी क्राइसिस, अभी से नहीं, पिछले कई सालों से है और ये 2 सालों से तो बड़ा शदीद हो गया है, 2-3 सालों से, जिसमें 1-2 साल का मसला नहीं है, पिछले 2-3 डिकेड्स का मसला है। आई थिंक इसमें स्टेबिलिटी इंटर बैंक में अगर आ जाए, देखें रुपए की कदर बढ़ना तो बड़ा मुश्किल नजर आता है जो पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं और पाकिस्तान के जो रिजर्व की पोजीशन है। अलबत्ता कि स्टेबिलिटी भी आ जाए तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मगर अभी जो रिसेंटली इशू हुआ है उसमें मेरे ख्याल में ये होर्डिंग है या स्पेकुलेशन है बहुत ज्यादा जो ओपन मार्केट में है और जो जिसको हम हवाला मार्केट या ग्रे मार्केट कहते हैं, क्योंकि 5 से 7 रुपए का डिफरेंस तो हमने देखा है रहता है नॉर्मली, मगर ये जो 25-30 रुपए का डिफरेंस है ये जो ग्रे मार्केट है या जो ओपन मार्केट है वो अब डिक्टेट कर रही है आपकी बैंक मार्केट, और जो बैंक की मार्केट है वो आपकी मेन मार्केट होती है। 90% जो आपकी पेमेंट्स होती है वो वहीं से हुआ करती हैं। तो मेरे ख्याल में इसके लिए स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री को बैठकर कोई बड़े सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे, जिस तरह से वो एक्सचेंज कंपनीज मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से वो ट्रेवलर्स को डॉलर दे रहे होते हैं या दूसरे सरमायाकारों को दे रहे होते हैं उसको। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ स्मगलिंग है जो बहुत ही आम है और ठीक उसकी सबसे बड़ी। ठीक है मोहम्मद सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। राइट, मोहम्मद सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे। अभी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीद कमर, जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद कमर साहब, ये बिजली के आप इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, पावर डिवीजन के एनर्जी के जो मामलात हैं, ये बिजली के इन बढ़ते हुए बिलों का जिम्मेदार है कौन? क्यों इतने ज्यादा आवाम को बिल आ रहे हैं? और फिर अभी जो है वो तवक्को ये की जा रही है, खदशा ये है कि मजीद इजाफा हो सकता है बिजली की कीमत में। अब या तो हम रियलिटी की बात करें या हम सियासत करें। अगर सियासत करते तो मैं कहूँगा कि हमसे पहले वाली हुकूमत थी और आज वाली जो इवन इंटरम जो है वो भी सियासत कर रही है कि ये हो गए थे फैसले वगैरह वगैरह। बात सारी है कि आपके सिस्टम बहुत खराबी है और वो खराबियां देखें, अगर 1/3 जो आपकी बिजली जो पैदा होती है अगर उसकी पेमेंट ही आपको वापस ना आए तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? अनसस्टेनेबल। सिर्फ हमने इस स्टेज पे शॉर्ट टर्म में तो यही कर सकते थे ना कि भाई जो जिसकी जितनी सकत है उतना उस पर बोझ डालो। अब हमने हिस्टोरिकली किया ये है
कि बिजली का बिल क्योंकि हर एक को देना होता है, तो जितने भी टैक्स जो वैसे नहीं वसूल हो सकते, एफबीआर अपना काम नहीं करता, एफबीआर ने अपना सिस्टम के ऊपर डाल दिया है कि आप टैक्स भी, एडवांस इनकम टैक्स भी, 50 चीजें, डीवी का टैक्स, ये वो सब इधर से कलेक्ट करें। हाँ। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल ऑटोमेटिकली हो जाता है और हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हमने ओवर पीरियड टाइम किया है। तो अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे कि कौन जिम्मेदार है, सारे लोग, हर हुकूमत ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिम्मेदार है, और फिर आपका सिस्टम जिसने अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की वो जिम्मेदार है, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे सार्फिन जो कि चाहते हैं कि मुफ्त में बिजली मिले, या बिल ना दें या कुंडा लगा के उसमें से निकालें, या कोई डायरेक्ट कनेक्शन ले लें आपका एम्प्लॉइज के साथ मिलके, वो सब के सब जिम्मेदार है इस चीज के। हम क्यों इधर ब्लेम गेम एक बंदे का या दूसरे बंदे का या तीसरे बंदे का? ठीक है, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, लेकिन राइट नवीद कमर साहब, कुछ इश्यूज जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे कैपेसिटी की जो है उनका मामला है, गर्दिशी कर्जे हैं, ये तो डार साहब वजीर खजाना थे, क्यों आप भी हुकूमत का, उस हुकूमत का हिस्सा थे, तो अभी इल्जाम तो आ रहा है कि इन मामलात पर काबू नहीं पाया जा सका, ये मामलात हल नहीं हो सके, मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो सकी, और इस वजह से जो है वो ये कीमतें इस तरह से बढ़ रही हैं और इस तरह से बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ा है। देखिए ये इतनी तकरीर जो मैंने की वो इसी चीज का जवाब था। एटलीस्ट सेकंड पार्ट है आपका सर्कुलर डेट वाला। देखिए सर्कुलर डेट क्या है? सर्कुलर डेट ये है कि आप बिजली पैदा करते हो, उसकी आपको जो है वसूली होती है बिलों की पेमेंट की सूरत में। लेकिन अगर बहुत सारी बिजली आप दे रहे हो और जिसकी पेमेंट नहीं हो रही वापस, तो वो कहाँ जाता है? वो एक आसमान में हमने एक चीज क्रिएट की है कि वो आसमान में इवेपोरेट होकर जाता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट। अब सर्कुलर डेट इज नथिंग, इट्स जस्ट लॉसेस अक्यूमुलेटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और लॉसेस इसलिए आते हैं कि बिजली की जो है वो हम या मुफ्त में चोरी से जाती है, या उसकी जो है वो पेमेंट नहीं होती, तो ये सर्कुलर डेट होता है। कैपेसिटी पेमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट इशू है। कैपेसिटी पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूं बनती गई कि हमने शुरू में जब हमारे पास बिजली दी थी, सिवियर शॉर्टेज थी, जो कि आज की सिचुएशन से बहुत मुख्तलिफ है, तो हमने जब इंसेंटिव्स दिए और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने दिए, मुख्तलिफ पॉलिसीज आई उसमें, उसमें हमने कहा कि भाई आपको हम इतने हद तक गारंटी करते हैं पेमेंट, और अगर आप आके अपना पैसा लगाओगे और पावर प्लांट लगाओगे तो आपका एक हद तक जो है 60% के करीब था, वो आपको हम गारंटी करते हैं कि हम आपसे खरीदेंगे। अब वो तो जब पॉलिसी बनी और आज में फर्क ये आया कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो है ग्राउंड पे सिचुएशन 2-3 तरीके से चेंज होती गई। एक तो हमारे दूसरे किस्म के जो पावर प्लांट्स हैं, चाहे उसमें हाइड्रो हो चाहे न्यूक्लियर हो, जो कि दोनों सस्ते हैं, या फिर हमारी इंडिजिनस कोल पे कोल वगैरह है, और फिर रिन्यूएबल्स, ये चारों जो हैं वो सस्ते हैं आपके जो पावर प्लांट्स लगे मुख्तलिफ पॉलिसीज के अंदर। तो अब हुआ ये है कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है तो हमारी बिजली की खपत कम हो गई। बिजली की खपत तो कम हो गई है, लेकिन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी तक जिंदा हैं। अब जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ऑनर ना किया जाए, ऑनर ना किया जाए तो फिर आप आइंदा किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट। राइट। अगर अब एक तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नवीद कमर साहब, लेकिन साथ IMF मुआहदा भी है, आपको लगता है इसका कोई हल है? क्या कोई तरीका है इन कीमतों को जो है वो नीचे लाया जा सके? देखिए IMF क्या कहता है, IMF आपसे ये कहता है, IMF किसी भी बैंक की तरह है, एक्सेप्ट कि वो उसका जो ठप्पा है वो फिर कई और दुनिया के बैंक भी एक्सेप्ट करती हैं। IMF कहता है कि आप हमसे जो कर्जा ले रहे हो उसको वापस करने की आप में सकत होनी चाहिए, और आप अगर पॉलिसीज ऐसी बनाओगे जिसमें आप उसको वापस नहीं कर सकते तो फिर हम आपको नहीं लोन देंगे। तो हम जब
कहते हैं कि IMF से हमने सारी कड़ी शराइत मानी, वो इसलिए कि IMF आपकी इकोनॉमी को देखता है, और इस चीज ये भी एक लंबी कहानी है कि who's to blame and who's not to blame, लेकिन आपकी इकोनॉमी को देखते हुए आपको कहता है कि ये वीकनेसेस हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा वीकनेस जो है हमारा पावर सेक्टर का स्टेबिलिटी। तो आपने उनसे कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, और दूसरा हमारा FBR का है, जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता, दैट इज अनदर मेजर इशू। IMF ने भी आसान रास्ता ढूंढा, हालांकि हमारी जो उनसे डिस्कशंस हुई थी एट लेवल अदर देन गवर्नमेंट, उसमें हमने कहा कि भाई ये देयर इज ऑलवेज अ पोजीशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर इज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। तो एक पॉइंट आएगा जब लोग बिल देना छोड़ देंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप कीमतें बढ़ाते जाओ, बाकी कोई रिफॉर्म करो नहीं सिस्टम में, और आखिर में लोगों से एक्सपेक्ट करो कि वो जितनी भी आप प्राइस मांगोगे उस पे करते जाएंगे। ये नहीं होना, और हम या उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। तो IMF से एक्सपेक्ट करना कि वो आपको रिलीफ देगा, जो इवन जो प्रपोजल्स जा रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं ना कि किस्तें कर लो, इस महीने ना दो, 2 महीने के बाद वही पैसे दे दो। तो इज दैट अ सोल्यूशन जिससे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे? शायद पहले हो जाते, लेकिन इस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत हालात खराब हो रहे हैं, उसमें शायद। लेकिन लास्टली मुझे बताइएगा, राइट, वो निगरान हुकूमत को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सलाहियत है या नहीं है? और क्योंकि ये भी बात की जा रही है कि जब से निगरान हुकूमत आई है शायद मामला पहले से ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो इस मामले को आप निगरान हुकूमत की जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, जो लिमिटेशंस है, इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो मसला अगर ज्यादा खराब नहीं तो कम से कम संभाल सकते हैं? देखिए रहमान, सवाल ये है कि निगरान हुकूमत क्या है? निगरान हुकूमत होती है वो कुछ दिनों के लिए आए और आके चीजों को संभाले डे टू डे बेसिस पे, और इलेक्शन कराए और घर चली जाए, या 60 दिन की होती है या 90 दिन की होती है, उसमें 1 महीना ऐड कर लें इलेक्शन के बाद जो ट्रांजिशन होता है। तो उससे ज्यादा तो होना नहीं है, किसी के पास भी कैपेसिटी नहीं है कि 4 महीने में कोई मेजर आपको ये रिलीफ दे सके जो हालात हैं। तो उनकी अपनी सलाहियत या होना या ना होना वो तो एक अलग इश्यू है, लेकिन उनकी बाय डेफिनेशन कैपेसिटी नहीं है इन सारी चीजों को हल करने की। ठीक, तो वो तो उनको सोचना चाहिए था ना, जब हालात में अब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का कोट देखा कि मुझे ये वो कुर्सी लेनी नहीं चाहिए थी। हाँ, तो लेने से पहले इन चीजों को सोचते ना कि आया ये हालात ऐसे हैं कि आप हम संभाल सकते हैं नहीं, लेकिन इन्होंने गुजारा करना है। आई होप कि गुजारा करके वक्त पे चले जाएं, ताकि फिर जो भी नेक्स्ट हुकूमत है उसके बाद 5 साल हो, क्योंकि इन चीजों के हल जरूर हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी, और जो इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ मुशावरत की है उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया में कहा गया है कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा, और अब जो हतमी अशात है वो हल्का बंदियों की वो 30 नवंबर 2023 तक कर दी जाएगी। लेकिन अभी भी वो जो 90 डे की लिमिट है वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि जल्द से जल्द इन इंतखाबात को कराया जाएगा। इस पर बात करने के लिए, इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर हैं पिलडैट के। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये बताइएगा कि क्या आपको वाकई लगता है कि ये जो 30 नवंबर तक, अब एक तो ये कि क्या ये काम मुकम्मल हो सकता है या नहीं हो सकता, और दूसरा कितना पहले इलेक्शन आ सकता है? जो पहले एक डेट दी जा रही थी कि लेट फरवरी के अंदर इलेक्शन होंगे, तो आपको लगता है कि अगर ये 30 नवंबर तक काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद फरवरी से कितना पहले इलेक्शन आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंसमेंट की है, जो आज मैंने भी उनका प्रेस रिलीज देखा है कि ये 30 नवंबर को कर लेंगे हल्का बंदियों का फाइनल काम मुकम्मल, यानी 14 दिन का
उन्होंने थोड़ा टाइम कट डाउन किया है 2 हफ्ते, तो ये इससे ज्यादा शायद कर भी नहीं सकते थे, तो ये खुशाइन बात है। मेरे ख्याल में वो कर लेंगे 30 नवंबर तक। इसके बाद मेरे ख्याल में उनको ज्यादा वक्त 3 महीने का नहीं चाहिए होगा, उनको सिर्फ 60 डेज चाहिए होंगे। तो उस लिहाज से जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरा ख्याल ये होता है कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन हो सकते हैं और फरवरी के पहले हफ्ते में भी हो सकते हैं, क्योंकि 54 डेज का इलेक्शन साइकिल होता है। तो अगर वो 30 नवंबर को कंप्लीट करने के 1 हफ्ते के अंदर अनाउंस कर देंगे तो फिर ये फरवरी के पहले हफ्ते में लेटेस्ट, और बहुत जल्दी भी किया तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको ये लगता है ये जो खदशात थे कि जो एतराज़ात का मामला है और फिर इंतखाबी फहरिस्तों की भी तैयारी होनी है, ये दोनों मामलात वक्त ले सकते हैं और कोई ऐसा जब तक ये दोनों मामलात हल नहीं हो जाते तब तक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देने की पोजीशन में नहीं आएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये बात तो कह चुका है कि वो वोटर्स का जो मामला है वो इसी के अंदर, उसकी अपडेशन का मामला वो इसी हल्का बंदियों के दौरान ही मुकम्मल कर लेगा। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर को ये दोनों चीजें मुकम्मल हो जाएंगी, नई हल्का बंदियां भी और वोटर लिस्ट की अपडेशन भी। तो इसलिए उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए होगा। उनके अपने कहने के मुताबिक उन्होंने कमिट किया है और क्लैरिफाई किया है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि ये काम फिर फरवरी में होगा। लेकिन एक चीज जो गालिबन मुमकिन है हो जाए वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन को उसको नामंजूर किया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी भी वो महसूस करते हैं कि 90 डेज की जो लिमिट है उसको किसी सूरत में भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ऐन मुमकिन है कि वो आइंदा चंद रोज के अंदर कोई ऐसा फैसला सुना दे जिसमें वो ये कहें कि नहीं, आपको गो बैक टू 90 डेज और ये हल्का बंदियां जरूरी नहीं है। लेकिन इसके इम्कानात कम होते चले जाएंगे जितना वक्त गुजरेगा। अगर 1 हफ्ता और गुजर गया तो हल्का बंदियों में काम इतना आगे बढ़ चुका होगा कि फिर शायद सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स ना करे। और अब ये जो फैसला आया था कि अगर वो 90 डेज नहीं हो सकता तो इलेक्शन कमीशन को दोबारा सुप्रीम कोर्ट आना होगा, आपको लगता है अभी ये जो रिव्यू पिटीशन वाला फैसला है, हालांकि इसमें नजरसानी में उसका 57-58 सेक्शन का हवाला भी दिया गया, लेकिन अदालत ने उस मौकफ को तस्लीम नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है अगर ये 90 डेज से ऊपर जाते हैं, और अगर वो नहीं जाते तो ये ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। चूंकि अब ये फैसला आ चुका है और रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो 90 डेज तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि वो सैक्रोसैंट है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए चूंकि लेकिन ये मामला ये है कि अब ये इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक डीलिमिटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लॉ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसलिए ये जरूरी है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन भारत इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन को उनको लेके मेरे ख्याल में जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, ताकि वो उसकी मंजूरी मिल सके और सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में जो फिर राय दे उसके लिए वक्त जाया ना हो। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, एक और इशू जो कि रेज किया जाता रहा जब इस इशू के साथ, वो है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख भी साथ दे दे, और कुछ सियासी जमातों का मौक़िफ़ था अगर तारीख आ जाए तो फिर 90 दिन का इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि ये खदशा था कि कहीं ये जो है वो जो फरवरी की डेट दी जा रही है कहीं उससे भी मामला आगे ना चला जाए। क्या डीलिमिटेशन मुकम्मल होने से पहले इलेक्शन कमीशन कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है या नहीं? मेरे ख्याल में कर सकता है, क्योंकि वो डीलिमिटेशन का एक स्केड्यूल जो दे चुके हैं, अब वो 2 हफ्ते की उसके अंदर कमी भी हो गई है, तो नया स्केड्यूल भी आ जाएगा। तो उनको नए स्केड्यूल की रोशनी में इलेक्शन की डेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद वो अगले हफ्ते में इलेक्शन की डेट दे दें, लेकिन इसके अंदर भी एक तनाज़ा है कि वो इलेक्शन कमीशन देगा या सदर ममलकत देंगे। लेकिन बहरहाल चूंकि इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन यही है कि वो इलेक्शन की डेट देंगे, तो फिर उन्हें मेरे ख्याल में अगले हफ्ते ये इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए। हल्का बंदियां उसमें रुकावट नहीं बन सकती,
वो उसी हिसाब से शेड्यूल दे देंगे, ताकि एक अनसर्टेनिटी का जो दौर है वो खत्म हो जाए, लोगों के अंदर एक एतमाद आ जाए, वो इंतखाबात की तैयारी के लिए सीरियसली काम करें। अच्छा, और अभी जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अदालत से रुजू कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अदालत में जा चुकी है। आपको लगता है वहां से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये जो रिव्यू पिटीशन वाला फैसला है इसमें तो इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है उस हवाले से बड़ा वाजे जो है वो कुछ हिदायत जो है वो दी गई हैं। जी बिल्कुल सही है। मैं भी ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो डेट मुकर्रर करने का इख्तियार है वो 90 डेज के अंदर ही कोई डेट मुकर्रर करने का इख्तियार है। ये कोई अनलिमिटेड पीरियड में डेट मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। तो इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट का मौकफ दुरुस्त है। लेकिन अब यह है कि ये चूंकि डिलिमिटेशन दरमियान में आ गई है तो इसकी वजह से चीजें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, वरना तो 90 डेज में कोई शक नहीं था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 पिटीशंस हैं, वो अगले हफ्ते के दौरान कोई इस बारे में ऑर्डर पास कर सकती है कि साहब ये डिलिमिटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आईनी तौर पे, लिहाजा आप गो बैक टू 90 डेज। या वो हो सकता है कि इस खसूसी सूरत हाल में जब डिलिमिटेशन भी चाहिए और इलेक्शन भी 90 डेज में चाहिए तो वो कोई रास्ता निकाल के कोई डेट देने के लिए इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है अगले हफ्ते में इस किस्म का कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर दे। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर पिल्डेट बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़ा टाकरा है, कल क्या सूरत हाल जो है वो होगी या हो सकती है उस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कल बड़ा अहम दिन है, पाकिस्तान और भारत का एक हाई वोल्टेज क्रिकेट टाकरा जो है वो कल होने वाला है और एशिया कप का इसको सबसे बड़ा मार्का समझा जा रहा है जब पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने आएंगी। और कल के मैच के हवाले से जो है वो आज दोनों टीमों ने अपनी जो है वो प्रैक्टिस भी की और आज भारतीय कप्तान भी जो है वो नजर आए और फिर विराट कोहली भी जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिलते हुए जो है वो नजर आए। और एशिया कप का ये मैच है, लेकिन इसके साथ ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बारिश के इम्कानात हैं और इस वक्त की जो वेदर रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोई 70% के करीब बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन है। लेकिन ये मैच जो है वो कैसा हो सकता है, कल क्या हो सकता है, दोनों टीमों की इस पर वीकनेसेस जो है वो क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज पर जो है वो शो भी कर रहे हैं। मिर्जा इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिर्जा इकबाल साहब, कल क्या चीज फोकस में होगी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो आप क्या देखते हैं और फिर दोनों टीमों को जो है वो एशिया कप के अंदर जो है वो एक दूसरे के आमने सामने, पाकिस्तान का हमने हालिया रिकॉर्ड देखा है बड़ा अच्छा रहा है, तो एडवांटेज हो सकता है एक साइकोलॉजिकल पाकिस्तान की टीम को? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान। कल का मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल अगर हम कहें कि पाकिस्तानी पेसर्स वर्सेस इंडियन बैट्समैन तो बेजा ना होगा, क्योंकि इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज में एक वनडे हारी है, थोड़े से दबाव का शिकार होगी। पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ मुल्तान में एक मैच खेल लिया है, ट्यून अप हो गए हमारे प्लेयर्स और वहां पाकिस्तान ने 238 रन के वादे फर्क से कामयाबी हासिल की। तो लग यही रहा है और भारतीय टीम पहली मर्तबा एशिया कप में हिस्सा लेगी, इस एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ। तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी एज हासिल होगी भारत पर, और खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी का जो पहला ओवर होता है कि दुनिया भर में मशहूर है, वो अपने पहले ओवर में विकेट लेते हैं, तो ये चीज भारतीय बैट्समैनों के जहन में भी होगी। केएल राहुल उनके अनफिट हो गए, अब कीपिंग कौन करेंगे, ईशान किशन का नाम लिया जा रहा है। इसी तरीके से आप देखें, अगर हमारे फास्ट बॉलर्स के बारे में अगर देखें रहमान, तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से जो भी टीमें टेस्ट स्टेटस वाली टीमें, उनमें हमारे बॉलर्स ने 31 मैचों में 171 विकेटें हासिल की हमारे फास्ट बॉलर्स ने। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ये कारनामा नहीं सर अंजाम दे सके। तो इट मींस कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो है बहुत बड़ा थ्रेट होंगे भारतीय बैटिंग लाइनअप के लिए। अच्छा, और पाकिस्तानी टीम अच्छे स्पिरिट्स में भी लग रही है। हमने अपनी ओडीआई रैंकिंग भी जो है वो अभी हम नंबर 1 टीम है, तो आपको लगता है ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो भारतीय टीम के जहन में कहीं ना कहीं होगा?
देखिए रहमान, ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 तो हम हो गए, लेकिन जिस दिन मैदान में टीमें उतरती हैं उस दिन सही मानों में पता चलता है। ये जो पाली केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की विकेट है कैंडी की, हालांकि वहां 35,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। कल के मैच में हमने देखा बांग्लादेश और श्रीलंका में उस विकेट पर गेंद बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था और बॉल रुक कर भी आ रही थी। तो अब देखते हैं कि कौन सी विकेट तैयार करते हैं इस मैच के लिए। मेजबान तो पाकिस्तान और श्रीलंका है इस एशिया कप के, लेकिन विकेट बड़ा मुझे लग रहा है, जो मेरी अपनी जाती ओपिनियन है, लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, हाई स्कोरिंग नहीं होगा जिस तरह मुल्तान का मैच था। अच्छा, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को आप किस तरह से देखते हैं? आमतौर पर उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है और ज्यादा फोकस जो है वो बॉलिंग के ऊपर रखा जाता है। तो आपको लगता है ये जो पिछली दफा भी टोटल हुआ नेपाल के खिलाफ मैच में, उसके अलावा पाकिस्तान के तो कप्तान का बड़ा नाम है, जो है वो बैटिंग से आपको क्या तवक्कुआत है और उसकी परफॉर्मेंस को अभी हालिया दिनों में जो रही है उसको आप उसकी कंटिन्यूटी को किस तरह से देखते हैं कल के मैच के लिए? देखिए, बाबर आजम हमारा मेन प्लेयर है और उसको अभी 1 सेंचुरी की और जरूरत है। अगर वो 1 सेंचुरी और बना लेगा तो वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की जानिब से 20 सेंचुरियां स्कोर करने का सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करेगा। और हमारी बैटिंग जो है वो बाबर आजम के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, लेकिन लम्हे फिक्रिया फखर जमान का आउट ऑफ फॉर्म होना है। 7 मैचेस में, गुज़िश्ता 7 वनडेज में उसने सिर्फ 136 रन बनाए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो मेन प्लेयर है हमारा। 18 जून 2017 को जो उसने भारत की दुर्गत बनाई थी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो भारतीय खौफ फखर जमान से, फखर जमान का फॉर्म में आना जरूरी है। बाबर आजम यकीनन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है, रिजवान भी रन्स कर रहे हैं। अब एक मुझे वीक लिंक नजर आता है आगा सलमान का, जो रन्स स्कोर नहीं कर पा रहे अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी और जो पहला मैच था नेपाल के खिलाफ भी। तो हो सकता है किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, सऊद शकील को डाला जाए, क्योंकि भारत के पास उनके कुलदीप यादव है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, रविंद्रा जडेजा है, तो स्पिनर को टैकल करने के लिए शायद ये सऊद शकील को डालें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको खिलाएंगे। बजाय तो यही लग रहा है कि अनचेंज टीम होगी पाकिस्तान की। ठीक है, और आपके ख्याल में इस वक्त कोई आमतौर पर जब बड़ा मैच होता है तो टीमें एक दूसरे को कोई तजर्बा करके सरप्राइज भी देती हैं, कोई ऐसा सरप्राइज इंडिया की तरफ से आप देख रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को कुछ, या समझते हैं कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा करने की जरूरत होगी या करना चाहिए? पाकिस्तान को, रहमान, पाकिस्तान को तो जरूरत नहीं होगी। भारत सरप्राइज दे सकता है, विकेट को देकर शायद वो तीसरा लेग स्पिनर जो है अपनी तीसरा स्पिनर अपनी टीम में शामिल करे। 2 स्पिनर्स तो ऑलरेडी हैं, वही सरप्राइज हो सकता है। लेकिन असल मुकाबला होगा पाकिस्तानी पेसर्स वर्सेस कि वो किस तरीके से टैकल करते हैं। रोहित शर्मा ने जो आखिरी वनडे खेला था पाकिस्तान के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप में 140 रन बनाए थे। मेन बैट्समैन है, 3 डबल सेंचुरियां बना चुके हैं रोहित शर्मा, उन पर भी प्रेशर होगा। एज अ कैप्टन वो कोई बड़ा इवेंट जीतने में नाकाम रहे तो उन पर प्रेशर जरूर होगा, लेकिन असल जो उनकी, जिस तरह बाबर आजम हमारे यहाँ, वहां विराट कोहली है उनकी बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए कल ये बड़ा मैच है, क्या होता है, और ये भी सवाल आम है कि ये मैच होता है, बारिश जो है वो ये मैच होने देती है या नहीं। आज के प्रोग्राम से थे मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।